Hello everyone, welcome you all. In this lecture, we are going to discuss few more, that is the other three dimensions of business environment. What are they? The third aspect, or you can say that the third dimension of business environment is social environment. In my previous lecture, I have discussed in detail about the two different types of business environment, that was economic environment and political environment. So talking about or moving forward with our next dimension, that is social environment. अब सोशल इन्वायरमेंट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो सोशल इन्वायरमेंट से आप मतलब समझिए, सोशल इन्वायरमेंट का छोटा सा मतलब है कि आपका सोसाइटी का इन्वायरमेंट कैसा है, आप जिस सोसाइटी में हो उस सोसाइटी का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का खान पान कैसा है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ के लोगों की सोच कैसी है, इन सभी चीज़ों को मिला के हमारा बनता है क्या? सोशल इन्वायरमेंट। ओके, जैसे समझिए सोशल इन्वायरमेंट क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ द कस्टम्स एंड traditions of the society in which business is existing। मतलब हम जहाँ पे अपने बिजनेस को रन करा रहे हैं, समझिए बात को, हम जहाँ पे बिजनेस को रन करा रहे हैं वहाँ पे बिजनेस के आसपास का वातावरण कैसा है, वह आसपास के वातावरण का मतलब कि वहाँ पे लोगों का कस्टम और ट्रेडिशन, रहन सहन कैसा है, उनकी सोच कैसी है, उनकी मेंटालिटी कैसी है, इन सभी चीज़ों के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो ये आपका आएगा किसमें? सोशल इन्वायरमेंट में। ठीक है, अब जैसे हम मानते हैं, अब देखिए, अब सोशल इन्वायरमेंट का किसी भी बिजनेस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। मैं आपको बहुत करंट एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी के वक्त में हम बात करें या नाउ डेज हम बात करें तो क्या है कि बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट, इस टाइप का स्लोगन जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, या लार्ज स्केल पे इसको प्रमोट किया जा रहा है, बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी। एक चाइनीज़ क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उसने क्या किया, उसने इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। यू वोंट बिलीव कि एक चाइनीज़ क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसने इस कैंपेन की वजह से जो लोग जो है स्लोगन फेमस किया है बॉयकॉट चाइना और बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट, उस कंपनी ने इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। मतलब उसने किया क्या, उसने बॉयकॉट चाइना के स्लोगन का टी शर्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया। इंडियन मार्केट में उसने क्या किया, बॉयकॉट चाइना का प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। तो आप खुद समझिए कि खुद एक चाइनीज़ कंपनी ने ये देखा कि इंडियन सोसाइटी में इस वक्त चाइनीज़ प्रोडक्ट का बॉयकॉट किया जा रहा है, उसने इस चीज़ पे जो है गेम खेल दिया। तुरंत जो है उसके माइंड में ये क्लिक किया कि अगर मैं बॉयकॉट चाइना के नाम का टी शर्ट अगर मार्केट में इशू कर दूँ तो सेलिंग ज़्यादा हो जाएगी, और आप यकीन करिए कि उसकी सेलिंग भी इंक्रीज़ हो गई और वो कंपनी प्रॉफिट में चली गई। इसको कहते हैं एक बिजनेस माइंडेड, या इसको कहते हैं एक गुड बिजनेस पर्सन। ठीक है, मतलब क्या है कि उसके सामने चैलेंज आया कि कहाँ मतलब चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट किया जा रहा है, उसने केवल अपनी टी शर्ट पे बॉयकॉट चाइना का स्लोगन चिपका दिया और उसकी टी शर्ट की सेल अचानक से मार्केट में बढ़ गई। इंडिया में आप यकीन नहीं करेंगे कि उस कंपनी को पहले उतना प्रॉफिट नहीं हुआ था जितना प्रॉफिट इस वजह से हो गया। ठीक है, तो समझिए, तो जनरली क्या है, सोसाइटी में कौन सी चीज़ें चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग जब कोई भी बिजनेस पर्सन डिसीजन लेगा, अपने बिजनेस में चेंजेस करेगा, तो वो आपका कंसिडर किया जाएगा किसमें? सोशल इन्वायरमेंट में। अगर आप इसको और तरीके से समझना चाहते हैं तो और डिफरेंट वेज हैं, आप उसके तरीके से समझिए कि जैसे इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। इंडिया में क्या है, फेस्टिवल्स बहुत ज़्यादा मनाए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे इंडिया के कुछ जो फेमस फेस्टिवल्स हैं तो उनके नाम जो है लेने की जरूरत नहीं है, जैसे कि दिवाली हो गया, दशहरा हो गया। तो अचानक ऐसा से क्या हो जाता है कि दिवाली और दशहरा में सेलिंग इंक्रीज हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ की सोसाइटी दिवाली और दशहरा को बहुत अच्छे तरीके से उसको मनाती है। इस वजह से जनरली होता ये है कि यहाँ पे जो है दिवाली और दशहरा के टाइम में सेलिंग इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका एक नेचर आएगा किसमें? सोशल एनवायरनमेंट।
So as you all know that during the festive seasons generally the sales increases. It is why so क्योंकि उस वक्त जो है जो लोगों की डिमांड होती है वो फेस्टिव सीजन्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं। मतलब जैसे कि आप मानिए दिवाली के ठीक पहले धनतेरस का एक फेस्टिवल होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें अचानक से जो बाइक्स होते हैं या कार्स होते हैं या जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उनकी सेलिंग अचानक से इंक्रीज़ कर जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन अगर कुछ अच्छा खरीदा जाए, चाहे वो कार हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो, तो उससे जो है गॉडेस लक्ष्मी का सारी फैमिली पे एक तरीके से हम यूँ कहें कि ग्रेस पड़ता है। तो इसकी वजह से लोग उस दिन जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन सभी चीज़ों को परचेज़ करना चाहते हैं। अब आप इसी से समझिए कि सोशल एनवायरनमेंट जो है, अगर किसी बिजनेस पर्सन ने सोशल एनवायरनमेंट को अच्छे से समझ लिया तो होगा क्या कि उसका बिजनेस अच्छे से रन कर जाएगा, और इन केस अगर वो नहीं समझ पाएगा तो रन नहीं करेगा। अब देखिए, अब किस सिचुएशन में रन नहीं करेगा, अब आप उसको समझिए। अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर इंडियन कल्चर के ड्रेसेस को सेल आउट करोगे तो क्या होगा? सेल आउट होगा? डेफिनेटली सेल आउट नहीं होगा। आप खुद एग्जाम्पल समझिए कि आप ब्रिटेन में जाके आप इंडियन साड़ीज़ को सेल कर रहे हो, कितने सेल कर पाओगे? हार्डली 2 या 3। मतलब जो लोग भी परचेज करेंगे वो आपके इंडियन कल्चर के होंगे तभी परचेज करेंगे, अदरवाइज वेस्टर्न कल्चर वाले आपके प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेंगे। तो इसीलिए आपको जो है, अगर आप एज अ बिजनेस पर्सन देखते हो तो आपको सोशल एनवायरनमेंट समझना बहुत जरूरी होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दैट व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। द फर्स्ट एस्पेक्ट इज क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है तो वहाँ पे लोग स्पेंड भी अच्छा करना चाहेंगे, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड वहाँ पे अच्छी हो जाएगी। दूसरा है इम्पोर्टेंस और प्लेस ऑफ वुमेन इन वर्क फोर्स। अब देखिए, आजकल जैसा कि हम जानते हैं जितनी भी एमएनसीज हैं, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करने के लिए उन्हीं जगहों पे अपने ब्रांचेस को ओपन कर रही हैं या उन्हीं जगहों पे अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही हैं जहाँ पे वुमेन वर्कफोर्स को प्रमोट किया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक सोशल मैसेज भी जाता है कि वो क्या कर रही हैं, वो वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट कर रही हैं, या इक्वालिटी का मैसेज जो है कंपनी वुमेन को अपने वर्कफोर्स में अपॉर्चुनिटी देके या वुमेन को एम्प्लॉय करके ये सोशल मैसेज भी डिलीवर करती हैं दैट दे आर प्रमोटिंग द इक्वालिटी और दे आर नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग द मेन एंड वुमेन। ओके, गोइंग फॉरवर्ड टू द थर्ड वन, दैट इज बर्थ एंड डेथ रेट। अब देखिए, बर्थ एंड डेथ रेट से समझिए, हम आज मान के चलते हैं, पूरी दुनिया मानती है कि हमारा इंडिया कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट हो गया है। ग्लोबल मार्केट क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो बर्थ रेट है वो कहीं हाई है एज़ कम्पेयर टू आवर डेथ रेट। ओके, तो जहाँ पे बर्थ रेट हाई होगा वहाँ पे पॉपुलेशन हाई होगी, और पॉपुलेशन हाई होगी तो डेफिनेटली वहाँ पे डिमांड भी हाई होगी, और वहाँ पे इजीली आप एज अ बिजनेस पर्सन अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एटीट्यूड ऑफ कस्टमर्स टुवर्ड्स इनोवेशन, लाइफ स्टाइल एक्सेट्रा। मतलब कि जो कस्टमर्स हैं उनका एटीट्यूड क्या है, उनकी सोच क्या है इनोवेशन को लेके या लाइफ स्टाइल को लेके। जैसे अगर आप समझिए, अगर आप एक ऐसे पॉपुलेशन को टारगेट कर रहे हैं जो अबव 60 ईयर्स ऑफ एज है, अगर आप 60 ईयर्स एंड अबव एज के कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं तो आप उनको इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को सेल आउट तो नहीं कर सकते, बहुत आपको डिफ़िकल्टी होगी। क्यों? क्योंकि जो अबव 60 ईयर्स ऑफ एज कस्टमर का जो ग्रुप होता है वो किसी भी चेंज को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। और वहीं आप चेंज इन टेक्नोलॉजी को, अगर आप एक ऐसा कस्टमर ग्रुप टारगेट करिए जिसकी एज इन बिटवीन 20 to 40 है, तो वो क्या करेगा, वो उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगा, वो उस टेक्नोलॉजी के लिए जो है अपना इंटरेस्ट शो करेगा। तो आप समझ लीजिए कि जनरली कंपनीज़ को जो है कस्टमर्स का एटीट्यूड भी देखना पड़ता है कि क्या कस्टमर नई टेक्नोलॉजी के लिए रेडी है या नई टेक्नोलॉजी के लिए रेडी नहीं है। फिर हम बात करते हैं लास्ट में एजुकेशन एंड लिटरेसी रेट। एजुकेशन एंड लिटरेसी रेट समझिए आप, एजुकेशन रेट जहाँ पे हाई होगी तो वहाँ पे लोग चीज़ों को समझेंगे, उसको यूज़ कैसे करना है उसे समझेंगे, और जहाँ पे एजुकेशन रेट हाई नहीं है तो वहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी एक बिजनेस पर्सन को अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने में। कंजम्पशन हैबिट्स, मतलब जहाँ पे लोग कंजम्पशन हैबिट जिनकी हाई है, मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना चाहते हैं, एक्सपेंडिचर करने के लिए रेडी हैं, तो वहाँ पे बिजनेसमैन चाहेगा कि वो अपने मार्केट को वहीं पे एक्सपेंड करे एज कम्पेयर टू दैट मार्केट इन विच देयर आर लेस कंज्यूमर्स। ओके,
एंड द लास्ट पॉइंट इज दिस, ट्रेडिशन, कस्टम्स एंड हैबिट्स ऑफ पीपल। ट्रेडिशन, कस्टम एंड हैबिट्स ऑफ पीपल में आप समझिए कि आपको जो है सोशल एनवायरनमेंट में ये भी देखना पड़ेगा कि जो भी उस सोसाइटी के लोग हैं उनका ट्रेडिशन क्या है, उनका कस्टम क्या है, उनकी हैबिट क्या है। ट्रेडिशन मतलब वो किस तरीके के क्लोथ को वियर करते हैं, कौन से फेस्टिवल्स वो सेलिब्रेट करते हैं, और किस तरीके की मतलब क्या उनका रहन सहन है, किस तरीके से वो अपने लाइफ को जो है जीते हैं। क्योंकि अगर आप इन सभी चीज़ों पे फोकस नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपका बिजनेस रन नहीं करेगा। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप जो है ब्रिटेन में जाके क्या कर रहे हो, आप जो है इंडियन कल्चर की साड़ीज़ को सेल कर रहे हो, तो क्या होगा, इंग्लैंड के लोग जो है इतना ज़्यादा साड़ी से फेमिलियर नहीं है, तो आपका प्रोडक्ट इतना अच्छे लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाएगा जितना इंडिया में परफॉर्म करेगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट, यू कैन से दैट बिजनेस इन्वायरमेंट का जो हमारा डायमेंशन है सोशल इन्वायरमेंट वो यहाँ पे स्टॉप होता है। मूविंग फॉरवर्ड विद आवर नेक्स्ट बिजनेस इन्वायरमेंट, दैट इज लीगल इन्वायरमेंट। Moving forward with the legal environment, so now you should focus on that what is the legal environment. It is a very important dimension of business environment, because without knowing the legal environment of a country you cannot even think to start your business. बिना लीगल इन्वायरमेंट के बारे में जाने हुए आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने बिना लीगल इन्वायरमेंट के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा किए अपने बिजनेस को स्टार्ट किया तो माइट बी पॉसिबल विद इन फ्यू डेज गवर्नमेंट विल फोर्स यू टू स्टॉप योर बिजनेस। मतलब गवर्नमेंट आपको फोर्स कर देगी कि आपको अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। अब समझिए कि लीगल इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है। सो लीगल इन्वायरमेंट कंस्टिट्यूट द लॉज एंड वेरियस लेजिस्लेशंस पास इन द पार्लियामेंट। किसी भी कंट्री के पार्लियामेंट में, जो कि उस कंट्री का हार्ट होता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का काम करता है, तो उस कोर हार्ट ने क्या क्या लॉज, क्या क्या और रेगुलेशंस बनाए, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए हैं, उन सभी के बारे में जानकारी इकट्ठा किए बिना आप अपने बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो विद इन फ्यू डेज अगर आपका बिजनेस जो है वो अगर वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से मेल नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है, क्राइटेरिया को कंप्लीट नहीं कर रहा है, देन गवर्नमेंट विल आस्क यू टू शट डाउन योर बिजनेस। ओके, अब इसके एस्पेक्ट्स देखते हैं। इसका एस्पेक्ट क्या है? पहला एस्पेक्ट है वेरियस लॉज एंड लेजिस्लेटिव एक्ट्स। ऐसे बहुत से लॉज होते हैं, ऐसे बहुत से एक्ट्स होते हैं कि जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे इंडिया में हम बात करें तो इंडिया में एक एक्ट है कि जिसके अंडर जो है 18 ईयर्स से जो कम एज के यू कैन से दैट कि जो भी पर्सन है वो स्मोक नहीं कर सकते, वो लिकर कंज्यूम नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ एन एक्ट। ओके, और साथ ही साथ एक आप बोल सकते हैं कि एक चिल्ड्रन एक्ट भी है कि जिसके अकॉर्डिंग आप 14 ईयर्स से कम के बच्चों को अपने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एज अ एम्प्लॉय हायर नहीं कर सकते हो। तो ये सब क्या है? ये सब जो है डिफरेंट टाइप्स के एक्ट्स हैं जो हर एक बिजनेसमैन को, हर एक बिजनेस पर्सन को फॉलो करने चाहिए। नेक्स्ट है लीगल पॉलिसीज रिलेटेड टू लाइसेंसिंग। अब देखिए, अगर आप किसी भी चीज़ का कोई भी मैन्युफैक्चर करने जा रहे हो, कोई भी इंपोर्ट करने जा रहे हो, या किसी भी चीज़ का एक्सपोर्ट करने जा रहे हो, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट के परमिशन की जरूरत होती है, एंड दैट परमिशन इज नोन एज लाइसेंसिंग। जो गवर्नमेंट आपको जो लीगल परमिशन देती है टू डू द प्रोडक्शन और टू import the product or to export the product, that particular permission is known as licensing। ठीक है, और गवर्नमेंट से जब तक आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा तब तक अगर आप उस पार्टिकुलर कमोडिटी का प्रोडक्शन करोगे या आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करोगे, सेल एंड परचेज करोगे, दैट विल बी ट्रीटेड एज इलीगल प्रैक्टिस ऑफ ट्रेड एंड यू मे बी पेनलाइज्ड फॉर दैट। नेक्स्ट वन इज लीगल पॉलिसीज रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे समझिए, लीगल पॉलिसीज रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड, इसमें क्या है कि आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि आप जिस भी कंट्री के साथ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हो उससे आपके गवर्नमेंट के रिलेशंस कैसे हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, अभी नियर अराउंड अगर इंडिया के और आपको पाकिस्तान के साथ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है तो आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना पड़ेगा, काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने पड़ेंगे। आप यूं ही पाकिस्तान के साथ जो है ट्रेड को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है उसके ट्रेड रिलेशंस अभी पाकिस्तान से अच्छे नहीं हैं, चाइना से भी अच्छे नहीं हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था इसी वीडियो लेक्चर में कि आजकल चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने का ट्रेंड चल रहा है।
और इसी ट्रेंड को जो है एक चाइनीज़ कंपनी ने इस चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी में बदल दिया और उसने क्या किया, उसने एक टी शर्ट इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दी जिस पे स्लोगन लिखा हुआ था बॉयकॉट चाइना। खुद चाइना की कंपनी ने ये वर्क किया था, क्यों? क्योंकि उसे पता था कि अगर वो अपना शेयर मार्केट में बचा नहीं पाई तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस एंड मैनेजमेंट एक्ट। यू हैव टू check and follow if you are doing import and export, then you have to follow the norms of foreign exchange management act। आपको इंडिया में अगर आप हैं और आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना है जो कि आप डिफरेंट करेंसीज में करोगे तो आपको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के भी बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपका जो डोमेस्टिक करेंसी है वो फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट होगा और फॉरेन करेंसी आपका डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट होगा, जो कि आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, या हम बोल सकते हैं कि फेमा कम्स अंडर द गाइडेंस ऑफ आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि सेंट्रल बैंक है, इसको आप लोग इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो या पढ़ चुके होंगे। मूविंग फॉरवर्ड विद स्टैट्यूटरी वार्निंग मस्ट बी प्रिंटेड ऑन लेबल्स। ये भी एक तरीके का लीगल इन्वायरमेंट होता है कि जो भी स्टैट्यूटरी वार्निंग्स है, जो भी इंपॉर्टेंट वार्निंग्स है या कोई भी ऐसी वार्निंग जिससे ह्यूमन लाइफ को थ्रेट है, वो जो है आपके प्रोडक्ट के लेबल पे प्रिंट होना चाहिए। जैसे कि हम बात करें, आपने कभी मॉडल अगर हम बात करें तो आपने जो भी सिगरेट का पैकेट देखा होगा तो उस पर स्टैट्यूटरी वार्निंग में लिखा होता है स्मोकिंग किल्स, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमको पता है कि टोबैको को कंज्यूम करने से क्या होता है, हमारे लंग्स पे इम्पैक्ट पड़ता है, कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है और जिसकी वजह से ह्यूमन जो है वो डेथ को भी मीट कर जाते हैं। तो इसलिए इस तरीके की कोई भी अगर लाइफ थ्रेटनिंग प्रोडक्ट है तो उसकी वार्निंग को उसके लेबल पे प्रिंट करना कंपलसरी होता है, मैंडेटरी हो जाता है। लास्ट वन इज लॉस टू कीप अ चेक ऑन एडवर्टीजमेंट। ऐसी बहुत सी गाइडलाइंस होती हैं, ऐसे बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं जो किसी भी कंपनी के एडवर्टीजमेंट को भी चेक करते हैं कि कंपनी कोई ऐसा फॉल्स एडवर्टीजमेंट तो प्रमोट नहीं कर रही है ना। जैसे सपोज करिए कि अगर मैं बात करूं तो आज आप जितने भी टीवी चैनल्स पे एडवर्टीजमेंट देखते हो तो उसमें बहुत से ऐसे होते हैं कि जो हाइपोथेटिकली ही पॉसिबल है, रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो फिर भी चल जाएंगे। लेकिन अगर आप सपोज करिए कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी सेलिंग कंपनी है, वो मून पे, चांद पे जो है ज़मीन बेचने का एडवर्टीजमेंट करने लगे, जो कि अभी तो पॉसिबल है नहीं हमारे लिए, तो इस तरीके का कोई भी फेक एडवर्टीजमेंट ज़्यादा प्रमोट ना हो या प्रमोट ही ना हो, इसके लिए भी जो है स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं जिसको आपको फॉलो करना ही होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लीगल इन्वायरमेंट। Moving forward with the last topic of this dimension of business, that is technological environment. Okay, so in this technological environment, we are talking about the change in technology. टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में समझिए कि हम केवल चेंज इन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। अब इसका अगर डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन है, इट रेफर्स टू द चेंज टेकिंग प्लेस इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन, यूज ऑफ द न्यू इक्विपमेंट एंड मशीनरीज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। मतलब कैसे नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कोई भी एक मैन्युफैक्चरर नए प्रोडक्ट्स को बनाता है और उसकी टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करता है और कैसे जो है वो उस प्रोडक्ट में नए फीचर्स को ऐड करता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हम देखते हैं किसमें, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में। अब समझिए टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि आज हमारा मॉडर्न बिजनेस जो है वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा डिपेंड हो रहा है। जिस प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी जितनी स्ट्रांग है, पूरा का पूरा जो भी कंज्यूमर ग्रुप है वो उसी प्रोडक्ट की तरफ जो है अपने आप खींचा चला आ रहा है। जैसे कि अगर मैं कॉमन एग्जांपल ले लूँ तो कॉमन एग्जांपल मैं अगर लेना चाहूँ जिससे आप लोग तुरंत कनेक्ट कर जाओगे, वो है आपका एंड्रॉयड फ़ोन। एंड्रॉयड फ़ोन आपने भले ही एंड्रॉयड फ़ोन लिया हो जिसमें 32 मेगापिक्सल का कैमरा हो, लेकिन अगर मार्केट में 48 मेगापिक्सल का कैमरा का मोबाइल फ़ोन है तो आप डेफिनेटली अपने 32 मेगापिक्सल को छोड़ के सीधा 48 मेगापिक्सल की तरफ अट्रैक्ट अपने आप हो जाओगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आज का जो कंज्यूमर है उसको लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए ही चाहिए। और देखिए, जब तक कोई भी बिजनेसमैन एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करेगा तो तब तक वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा।
अब इसके कुछ एस्पेक्ट्स हैं, एस्पेक्ट्स देखिए, वेरियस इनोवेशंस एंड इन्वेंशंस। आजकल जो है, जो भी बिजनेस पर्सन है वो अगर वेरियस इनोवेशंस नहीं कर रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनोवेशन? अब इनोवेशन भी यहाँ पे समझ लीजिए, इन्वेंशन ऑफ न्यू आइडिया, ठीक है, नए आइडियाज़ को आप जब मार्केट में इम्प्लीमेंट करते हो, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू आइडिया, यू कैन से दैट, कि जब आप नए आइडियाज़ को मार्केट में इम्प्लीमेंट करते हो, दैट इज नोन एज इनोवेशन। और इन्वेंशन यू कैन रिलेट इट दैट डिस्कवरी ऑफ न्यू थिंग। तो जब आप नए आइडियाज़ को मार्केट में लॉन्च करते हो, नई चीज़ की आप डिस्कवरी करते हो, तो तभी आप मार्केट में अपने कंपटीटर्स से अपर हैंड रख सकते हो। नेक्स्ट है साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट। साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट मतलब कि आप अपने प्रोडक्ट का जो यूज़ है उसको आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो। जैसे कि मैं बात करूँ सेलफोन को ही मैं रिलेट करूँ, तो पहले जब सेलफोन लॉन्च हुआ था तो उसका वर्क केवल कॉल रिसीव करना और कॉल करना था, या फिर मैसेज रिसीव करना या मैसेज सेंड करना हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जैसे ही एडवांस हुई तो उस सेल फोन में म्यूज़िक अपडेट हुआ, फिर कैमरा आया, और आज के डेट में आप जानते हो कि आप जो है एक अपने एंड्रॉयड फ़ोन से जो है आप पूरे ग्लोब से, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड से कनेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। सो दिस इज, यू कैन से दैट दिस इज द हाई चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स। ओके, फिर है डेवलपमेंट्स इन आईटी सेक्टर। आईटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो हमारे आईटी सेक्टर में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जितना तेज़ी से हमारा आईटी सेक्टर इम्प्रूव कर रहा है, तो उतनी तेज़ी से जो है एक बिजनेसमैन को भी अपने आइडियाज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इन आईटी सेक्टर्स में हो रहे इम्प्रूवमेंट्स को अपनी कंपनी में अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ कंप्यूटर। इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स समझिए, इम्पोर्ट वहाँ पे होगा जहाँ पे टेक्नोलॉजी पुरानी है, और एक्सपोर्ट वो कंट्री करेगी जिसके पास टेक्नोलॉजी एडवांस है। तो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर्स भी होना जरूरी है ताकि दोनों कंट्रीज़ को बेनिफिट हो। पहली उस कंट्री को जिसके पास कंप्यूटर की वजह से टेक्नोलॉजी में कमी है, और दूसरी उस कंट्री को कि जिसके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है और वो अपनी टेक्नोलॉजी को सेल करके अच्छा खासा इनकम या अमाउंट अर्न कर सके। लास्ट इज ऑनलाइन बुकिंग ऑफ टिकट्स। ये भी एक रेवोल्यूशनरी चेंज था, ठीक है। रेवोल्यूशनरी चेंज मतलब कि पहले आपको टिकट्स लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता था, क्यू में खड़े होना पड़ता था, तब आपको जाके टिकट्स मिलते थे। लेकिन आज आप केवल वन टिप पे अपने एंड्रॉयड फ़ोन से कहीं से भी कहीं का भी टिकट आप बुक कर सकते हो। दिस इज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट change. Okay, so with this I'm taking a pause here in my this lecture, that is lecture number 3. In my upcoming lecture I will discuss about, you can say that, the features of new economic policy which is removed for the year 2020 and 21। सिलेबस से हट चुका है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का जो आपका पार्ट है, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा सा कवर करेंगे अपने जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि सिलेबस से हटा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से नहीं। ओके, सो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।